कथाकार और विचारक मार्कंडेय हिंदी साहित्य का अनोखा नाम है। मार्कंडेय वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदी साहित्य को, लेखन को और विचार को समर्पित किया है। इनके अनेकानेक लेख, इनकी अनेक कहानियाँ जो 8-10 संग्रहों में बिखरी हैं और जो संकलन के रूप में भी आ गई हैं, हिंदी साहित्य में शुरुआत से ही चर्चा का विषय रही हैं। इनके उपन्यास, विशेष रूप से अग्निवीर के बारे में बहुत लोगों ने, आलोचकों ने लिखा है और छात्रों ने और युवा विद्वानों ने उस पर लगातार गंभीर बातचीत की है। मार्कंडेय जी ने कविताएं भी लिखी हैं और एक और जो विशिष्ट काम मार्कंडेय जी ने किया है वो है हिंदी साहित्य में कथा जैसी पत्रिका शुरू करके उसे प्रतिष्ठित करना और उसे आज तक निकाले रखना। आज के ज़माने को देखते हुए जिस ज़माने में लिखना शुरू किया उस वक्त स्थितियाँ बिल्कुल दूसरी थी, लेखकों पर दबाव भी दूसरे रहे होंगे और 50 के दशक में जब लिखना शुरू किया उस वक्त निश्चित रूप से ऐसी प्रेरणाएं थीं जो आज के पाठक को समझ शायद ना आए। तो आप कृपया ये बताएं कि सन 50 का दशक लेखक के लिए किस तरह का दशक था, क्या दबाव थे, क्या समस्याएं थी और क्या प्रेरणाएं थी? असल में उस समय की स्थितियां आज की स्थितियों से बिल्कुल भिन्न थी जी। देश नया नया आज़ाद हुआ था और उस आज़ादी को एक ऐसा तबका था जो कहता था कि नहीं, ये आज़ादी नहीं है, ये पूरी आज़ादी नहीं है, आधी आज़ादी है, आर्थिक आज़ादी नहीं है। जो संघर्ष करने वाले लोग थे, जो वामपंथी लोग थे, कम्युनिस्ट लोग थे, सब बातें कहते थे। तो और दूसरी बात ये थी कि उस समय यशपाल बहुत ही धूम से छप रहे थे, उनकी कहानियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ी जा रही थी। तो उनकी कहानियाँ पढ़ करके एक अजीब तरह का मतलब मन में लोगों के विवेचन और समझ की दृष्टि पैदा हो रही थी। यशपाल को मैं भी बहुत पढ़ता था और मैं पढ़ता था और पढ़ने के बाद मुझे लगातार ये लगता था कि जैसे मैं कहीं उदास हो जाता हूँ, तो उसमें ऐसा होता था कि मैं सोचता था कि क्यों उदास होता हूँ मैं, तो मुझको उसमें यथार्थ का अभाव दिखाई पड़ता था कि हमारा जो जनजीवन है आज का जो समाज है हमारे सामने चारों तरफ, आज का जो संदर्भ है वो इनकी कहानियों में नहीं है। और ये कहानी जो है लिखते नहीं, कहानी गढ़ते हैं।
और ये बात मैं कई बार मीटिंगों में बाद में बोला तो, और फिर इस बात को मैंने वो एक देख भी दिखा और बहुत ही क्रिटिकल भी लिखा हो। लेकिन उस समय फिर एकाएक मैं प्रतापगढ़ से, बहुत छोटा था मैं, प्रतापगढ़ से मैं आया था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में साहित्य का वातावरण बहुत ही गर्म था, परिमल था और प्रगतिशील लेखक संघ, दोनों की गोष्ठियाँ नियमित रूप से होती थी। उसमें कहानियाँ, लेख, कविताएं पढ़ी जाती थी। मैं गांव का रहने वाला आदमी, इसलिए मैं पीछे गोष्ठियों में बैठता था जी। लेकिन जिस वातावरण से मैं आया था उस वातावरण से लंबा सिल्क का कुर्ता और बाल और इस तरह के रहन सहन तौर तरीका मेरा दूसरे तरह का था। तो जो शहर के लेखक थे उसमें बैठते थे, वो कहते थे कि भाई एक साहित्य का शौकीन और आ गया हम लोगों के बीच में, इस तरह का व्यंग करते थे लोग। तो मैंने कहा उनसे, लोगों से कहा कि भाई पूछता था नाम मैं कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, इस तरह से। कमलेश्वर और दुष्यंत कुमार, ये दोनों से सबसे पहले मेरी मित्रता हुई। वो आपके समकालीन थे एक तरह से? हाँ, हमारे समकालीन थे जी। और दूसरी बात, हम डिस्कस करते हुए हमने उनसे बताया कि हमको ये सब चीज़ें कुछ जो हैं काफ़ी नकली दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि लोग अपने जीवन के एक्सपीरियंस पर, अपने जीवन की जानकारियों पर, अपने जीवन के संदर्भों को व्यक्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहानियों को गढ़ रहे हैं, कहानियों को बना रहे हैं, कहानियाँ बनाई जा रही हैं, वास्तविकता इसमें कम है जी। तो ये सब बात कहता था, लेकिन मैं दिखता उखता था नहीं। मार्कंडे जी, आप अपनी कुछ प्रारंभिक कहानियों के बारे में हमें बतलाइए कि वो किस दबाव के अधीन लिखी गई और किस तरह चर्चित हुई। नहीं तो सुनिए, तो आपको बताता हूँ मैं जी। तो गर्मियों की छुट्टियों में मैं गांव गया, तो गांव में हमारा एक बाग था, उसमें उसका नाम था गुलरा। तो उसको हमारे एक बाबा देखते थे, गुर्रा के बाबा नाम था उनका, सब लोग गुर्रा के बाबा कहते थे। और वो रात में भी वहीं रहते थे, बाग में ही रहते थे। सवेरे आते थे, नाश्ता करके फिर बाग में चले जाते थे। और जो 57 वो उसके पहले जो क्रांति हुई थी, उसमें बहुत सारे क्रांतिकारी भी आकर के उनके पास ठहरते थे, खिलाते पिलाते थे, उनको उनकी देखभाल करते थे। तो एक अत्यंत आदर्श चरित्र के रूप में मेरे दिमाग में वो थे और पूरी जानकारी उनकी थी। तो मैंने घर में बैठ करके गुलरा के बाबा कहानी लिखी जी। और वो कहानी देख करके आया और दुष्यंत कुमार कमलेश्वर ने तुरंत कहा कि कुछ लिख करके लाया हो क्या, इस बहुत प्रसन्न मालूम हो रहे हो। हमने कहा कि हाँ, मैंने कहानी लिखी। मैंने कहानी पढ़ के सुनाई। दुष्यंत इतना विचित्र आदमी था कि वो ईर्षा द्वेष से तो एकदम दूर रहता था कि इनका बड़ा प्रचार हो जाएगा, इनका ये हो जाएगा। उसने कहानी हमारे हाथ से ली और जाके टाइपिस्ट को दे आया। टाइपिस्ट को दे आया, टाइप करा के कहानी ले आया और ले आकर के वो उसने कल्पना को भेज दिया। उसी समय शरदचंद्र की जयंती पड़ रही थी और परिमल वालों ने यह निश्चय किया कि शरदचंद्र का स्वागत जो है एक नए पुष्प से किया जाएगा। नए पुष्प का मतलब था एक ऐसे लेखक से जिसने की पहली रचना लिखी। दुष्यंत ने जाके हाथ हिला करके कहना शुरू किया लोगों से, परिमल वालों से, कि नया पुष्प आपके पास नहीं है, नया पुष्प तो हमारे गोल में है और ये कहानी है। दिखाया उनको। तो धर्मवीर भारती ले गए उस कहानी को। धर्मवीर भारती ने उस कहानी को पढ़ा और पढ़ने के बाद सवेरे जब आए वो डिपार्टमेंट में, सीधे हमारे कमरे में, हम लोगों के रूम में गए और कहा कि मार्कंडेय जी कहाँ हैं यहाँ। तो हम बहुत शर्मीले नेचर के थे और हम फेस नहीं कर पाते थे लोगों को। जहाँ जिस वातावरण से आए थे वो दूसरा था, ये दूसरा था। मैंने कहा कि हाँ बताइए क्या आज्ञा है। तो उन्होंने कहा टीचर हो गए थे तब। तो कहे कि वो आपकी कहानी जो है वही पढ़ी जाएगी शरदचंद्र के अवसर पर। साहब वो कहानी पढ़ी गई। अब वो कहानी पढ़ी गई, पंडित हीराचंद जोशी उसको प्रिसाइड कर रहे थे। तो जब वो कहानी पढ़ी गई तो मैं कहाँ गया ये मुझे पता नहीं। पहले तो कई मरतबा मुझसे कहा गया कि जैसा आवाज़ ऊंची कीजिए, माइक नहीं पकड़ रहा, क्योंकि मैं धीरे धीरे झुकता चला जा रहा था और गुरुजन सब सामने बैठे हुए थे। सारी मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जानते हैं आप, कितने बड़े बड़े विद्वान थे वहाँ। तो सारे लोग बैठे हुए सामने। जब कोई सामने निगाह पड़ती थी तो मैं ऐसे आँखें झुका देता था
तो किसी तरह से मैंने कहानी ख़त्म की। उसके बाद इतना हल्ला शोर हुआ उस कहानी को लेकर के जिसका कोई हद नहीं। गुलरा के बाबा इतनी चर्चित क्यों हुई? उसकी क्या कोई उसमें कलात्मक चीज़ें थी, उसमें कुछ वर्णन थे, किस कारण से चर्चित हुई? मेरा ख्याल है कि मुश्किल से 6-7 पेज की कहानी थी, छोटी कहानी थी जी। और इसमें जी जब इस कहानी की चर्चा इतनी हुई तो उन दिनों कल्पना हिंदी की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका मानी जाती थी। दुष्यंत, मुझे नहीं मालूम कि दुष्यंत कुमार जी ने उसको कल्पना को पोस्ट कर दिया है। कल्पना का अंक आया तो उस अंक में गुलरा के बाबा प्रथम कहानी के रूप में छपी थी और उसके बाद अज्ञे की कहानी छपी थी, उसके बाद विष्णु प्रभाकर की कहानी छपी थी। तो इसका एक बड़ा चर्चा, बड़ा हल्ला गुल्ला शोर शराबा हुआ। कल्पना वालों ने कहा कि जो कहानी लिखे आप वो हम ही को भेजिए। तो शायद आपको मालूम नहीं होगा कि पान फूल की सारी कहानियाँ जो हैं वो कल्पना ही में छपी थी। कल्पना ही को मैं लिखता था, मुझे 100 रुपये एक कहानी की मिलते थे उस वक्त। जी। तो वो एक खासा अच्छा उस वक्त का एक 100 रुपया का मनी ऑर्डर आ जाना पहले हफ्ते में, वो तो बहुत ही धनी मानी लोग हैं। आप जानते होंगे कि बहुत धनी हैं। वो एक तरह से खेल में पत्रिका निकलती थी और उस पत्रिका के इतना उत्तर भारत में प्रचार हो गया कि वो पत्रिका सर्वश्रेष्ठ पत्रिका हो गई। इस कहानी के बारे में बताइए कुछ। गुलरा के बाबा जो कहानी इतनी चर्चित हुई, तो किन कारणों से चर्चित हुई है? वो चर्चित इसलिए हुई कि एक तो भाषा का पूरा स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं बनावट जी उस कहानी में बदली हुई थी जी। एक बात। दूसरी बात यह है कि चरित्र चित्रण जो हुआ था वो चरित्र चित्रण बहुत ही सहज भाव से वही था जो कि गुलरा के बाबा का और उनके परिवेश का था। तो इसलिए सब लोगों को उसमें एक अजीब तरह की नवीनता मालूम हुई कि तो कहानी में नई शब्दावली, नए तरह का चरित्र चित्रण, नया रूप कहानी का उभर करके सामने आ रहा है। इस तरह से स्वतंत्र भारत में यह दिखाने का भी सबको मौका मिल रहा है कि हमारे गांव में ऐसे चरित्र हैं, हमारे देहात में ऐसे चरित्र हैं, जैसा कि हमको प्रेमचंद की कहानी में मिलता था, बल्कि उससे सघन चरित्र हैं। इसलिए वो इतनी प्रचारित हुई। मतलब ये हुआ कि पान फूल की सभी कहानियाँ ग्रामीण परिवेश की हैं और ग्राम के जो पात्र हैं, वहाँ का जो जीवन है, उसके बारे में ही आपने विशेष रूप से कहानी में स्थान दिया है। सब कहानियों में गांव का ही परिवेश था और अधिकांश में वास्तविक चरित्र थे जिनको मैंने कहानी के रूप में ढाला था। इसलिए उसमें सच्चाई का जो तत्व था वो बहुत ही अधिक आया हुआ था। इसलिए हर कहानी की बहुत ही प्रशंसा हुई। यहाँ तक पहुँच गई वो प्रशंसा कि यहाँ में एक बड़ी सी गोष्ठी हुई और उसमें उपेंद्र नाथ, गौरव उपाध्याय, श्रीपत राय, नरेश मेहता, ये सब सारे लोग थे। भरी हुई थी गोष्ठी बड़े लोगों से और सब लोगों ने लेख पढ़ा। धर्मी भारती ने उसमें लेख पढ़ा। कल्पना की छप में जब कहानी छपी, कहानियों का संग्रह छपा, तो उसमें 3 लेख एक साथ प्रकाशित हुए। तो आप समझ सकते हैं कि उस परिवेश में वो कहानियाँ क्यों इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद आती थी। नहीं, जैसे आपने कहा कि वास्तविक चरित्रों पर, वास्तविक लोगों पर ये कहानियाँ आधारित थीं, तो क्या इन लोगों ने उन कहानियों को कभी पढ़ा स्वयं भी? ऐसा हुआ कभी अनुभव? ऐसे लोग थे उसमें, जैसे कि 7 बच्चों की माँ। 7 बच्चों की माँ जो थी एक औरत थी जिसके 7 बच्चे थे। अब वो पढ़ना लिखना जानती नहीं थी। किसी ने पढ़ करके उसको बताया होगा कि आपके ऊपर भैया जी ने कहानी लिखी है। इतना ही तक सीमित था और ऐसे चरित्र नहीं थे जो कि खुद कहानियों को पढ़ करके उसको बता सकें जी कि हमारे ऊपर क्यों इस तरह के लिखा है आपने, क्या ज़रूरत थी हमारे बारे में लिखने की, या बहुत अच्छा लिखा है आपने, ये बताने की उनको जरूरत भी नहीं थी और न तो वो पढ़ सकते थे लोग। इसका मतलब आपके चुनाव में ये चीज़ मौजूद थी कि इन पात्रों पर लिखना है। जो पात्र पढ़ लिख नहीं सकते हैं, जो गांव में रहते हैं, जो उपेक्षित पात्र हैं। नहीं, करते ही नहीं। अच्छा। ये मेरे मन में कभी कोई भाव नहीं था, लेकिन जो चरित्र मुझे बहुत आकर्षित करते थे अपने ओर, कुछ विशेषताएं उनमें होती थी, वही चरित्र उन्हीं को, जैसे महुए का पेड़ कहानी है जी। महुए का पेड़ की जो वो है बुढ़िया है, वो मुझे बहुत आकर्षित करती थी।
उसके पास वही एक पेड़ जो था धन के रूप में था मौजूद, और कुछ नहीं था उसके पास। दुखना नाम था उसका, और एक छोटी सी झोपड़ी में बगल में रहती थी। मेरी माँ जो है रात को अंधेरे में उसको खाना देने जाती थी। इतना मैं जानता था, घर में रहता था। तो कभी कभी मैं माँ से कहता था कि बरसात के दिनों में तुमको कुछ काट लेगा, गांव की जानते हैं वातावरण कैसा हो जाता है। तो मानती नहीं थी, उसको रोज आना खाना वो पहुँचाया करती थी। और वो लगातार अपने पेड़ की तरफ देखती थी और कहती थी कि कोई पत्ती एक तोड़ लेता था तो उसको दौड़ाती थी, डांटती थी। तो इसलिए ऐसे चरित्र जो इस तरह आकर्षित करते थे, उन्हीं के ऊपर बेस्ड वो कहानियाँ थी। वास्तविकता जो थी कहानी के अंत में नहीं थी उतनी जितनी कि कहानी के वर्णन में और उसके जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर में, या उसको कहेंगे रूपाकार में, हिंदी में कहेंगे कि उसके रूपाकार में जितना वो था, चार्म था, उतना कहानियों के अंत में नहीं था। आपने प्रारंभ की जो बात की है या अंत की बात की है और उसको नकारा है और एक तरह से कहानी को उससे मुक्त किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहानी का जो रूपाकार है सब कुछ उसके अंदर ही मौजूद है, वहीं प्रतिबिंबित है, और उस बनावट से ही कहानियाँ आगे चलती हैं। कैसे होता है ये? ना, होता यह है कि उस समय जो कहानियाँ लिखी जा रही थी हमारे गुरुजनों या कहें कि हमारे वरिष्ठ लेखकों के द्वारा, वो कहानियाँ जिस तरह से लिखी जा रही थी उनमें अंत बहुत महत्वपूर्ण होता जी, है ना। बिल्कुल। जिसे फूलों का कुर्ता है, तो यशपाल की कहानी जी, जैसे कि फूलों का कुर्ता में दिखाया गया कि एक प्रथा चलती थी कि बाल विवाह होता था, तो उसी प्रथा यह चलती थी कि मुँह ढक करके दुल्हन को रहना पड़ता था। एक नन्ही सी लड़की थी, उसके साथ शादी हो गई थी और उसके ससुराल वाले आए थे, तो वो दौड़ रही थी और घूम रही थी चारों तरफ। तो अंदर से बुलाया गया उसको, उसकी माँ ने उसको बहुत डांटा कि तुमको शर्म नहीं आती, तुम्हारे ससुराल वाले लोग आए हैं और तुम बाहर दौड़ दौड़ के चारों तरफ खेल रही हो। जब वो अंदर गई तो उसने कहा कि हम अब ऐसा नहीं करेंगे। तो ये हुआ कि उसने कहा कि क्या करें। बाहर जब निकली तो पिताजी ने उसको पूछा कि क्यों इस तरह घूम रही हो, बाहर जाओ, मुँह ढको। तो उसने अपना फराक उठा करके अपना मुँह ढक दिया, जो कपड़ा पहने हुई थी, फराक उठा कर मुँह पर ढक दिया और नीचे वो कोई चीज़ पहने हुई नहीं थी। तो ये शर्म का एक माखौल मुँह में उड़ाया था। और कहानी की रचना जो की थी वो एक खास पर गिन गिन करके कि क्या 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 इसमें रख दिया जाए, तो यह उसके विरुद्ध है, यानी पर्दा प्रथा के विरुद्ध और बाल विवाह के विरुद्ध लोगों के मन में भाव पैदा हो, इसको दिखाने के लिए वो कहानी लिखी गई। तो इसके विपरीत आपने कहानी को हम ही नहीं बल्कि एक आंदोलन फिर चल निकला कि कहानियों की समीक्षा की परंपरा हमारे भारतीय भाषा में, खासकर से हिंदी में नहीं है, और हमें आलोचकों की जरूरत है। यानी समूचा जो आलोचक वर्ग था उसको नए कहानीकारों ने, हम सब लोगों ने मिल करके डिस्पर्स किया, कहा कि नहीं इन लोगों को कहानियों पर, कहानी पढ़ते हुए आंसू आ गए, कहानी पढ़ते हुए रस आ गया, कहानी पढ़ते हुए मैं ऐसे हो गया, भीग गया। ये सब बहुत आता था कि कहानी पढ़ते पढ़ते मैं भीग गया। तो इस तरह की शब्दावली आती थी। इसके अलावा कहानी का कोई विवेचन नहीं होता, कहानी का कोई प्रवेश नहीं होता था, कहानी घर में नहीं आती थी अपने। तो इसका बहुत विरोध किया गया और सारे लेखकों ने करीब करीब विरोध किया, कहानी लेखकों ने। इसका नतीजा यह हुआ कि लोगों ने कहानियों पर खुद लिखना शुरू किया। आपको याद होगा कि ज़्यादातर कहानी लेखक, चाहे वो राजेंद्र यादव रहे हों, चाहे कमलेश्वर रहे हों, चाहे मोहन राकेश रहे हों, सब लोगों ने कहानियों पर लिखा और बताया कि हमारी कहानियाँ जो हैं, हमारी कहानियों में ये तत्व हैं। कहानी की समीक्षा इस तरह की जाती है। मेरी तो किताब ही छपी हुई है कहानियों पर, कहानी की बात जी। अच्छा मार्कंडे जी, इस पर हम फिर से लौटेंगे। मैं उस बात को जो पहले शुरू हुई थी उसको आगे बढ़ा रहा हूँ कि पान फूल के बाद दूसरा संकलन आया, उसमें इस परंपरा जो आपने शुरू की थी, इसका निर्वाह हुआ, उससे आगे बढ़े, उसका विकास हुआ। वही महुए के पेड़ कहानी आई, जो कि कहानी संग्रह आया, जिसकी भी उसी तरह से चर्चा हुई। और
मेरे अंदर एक भाव तत्व ऐसा था कि मैं प्रेम कहानियाँ भी मैंने लिखी, जिसको लेकर के समाजवादियों में बड़ी आलोचना मेरी होती थी कि ये कहाँ से आया था। जैसे माही, जैसे नीम की टहनी, इस तरह की कहानियाँ जो थी उसमें प्रेम, चांद का टुकड़ा, तो उसमें प्रेम की कहानियाँ कुछ आ जाती थी तो उसकी बड़ी आलोचना लोग करते थे। प्रगतिशीलों का मतलब था कि हर जगह जो है वो डंडा चलाया जाए जी, हर जगह जो है सख्ती बरती जाए, समझे ना, इस तरह का वो मतलब उस तरह के भाव तत्व से बचने की कोशिश करते थे। लेकिन हमारी ज़िंदगी कुछ ऐसी थी कि हमारे जीवन में इस तरह के चरित्र थे, इसलिए वो चीज़ें कहानियों में आती थी। तो हम लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया था कि हम कहानी चाहते हैं कि हम कहानी समीक्षक कहानी के पैदा करें, और पैदा करने की कोशिश भी की गई। जैसे नामवर सिंह से कहानियों के ऊपर लिखवाना शुरू किया हम लोगों ने, उनकी भी किताब छपी हुई है, कहानी नई कहानी। तो और भी कई लोगों ने कहानियों के ऊपर मतलब उस नौजवानों ने लिखना शुरू किया और उनकी नई पद्धतियाँ समीक्षा की सामने आई और लोगों ने कहा कि ये कहानी की समीक्षा है। मार्कंडे जी, आपके कितने कहानी संग्रह छपे? कुल मिलाकर के 8 या 9। तो उनकी संख्या कहानियों की कितनी रही होगी? 100 के करीब? नहीं, 100 के करीब नहीं, 150 155 कहानियाँ, या अब तो पूरी वो सारी कहानियों का एक पूरा वॉल्यूम जो है वो आ गया। राजकमल प्रकाशन ने, लोग भारती प्रकाशन ने छाप लिया है, जो उन्होंने दिया है अभी जी, छाप लिया है। लेकिन उसमें शर्त है कि सारी कहानियाँ अलग अलग भी छपती रहेंगी, संग्रह अलग अलग भी छपते रहेंगे। मुझे लगता है कि 60 के दशक और उसके बाद में आपकी कहानियों का जो मूड है, जो स्वर है, कुछ बदला है। क्या वास्तव में ऐसा है? अगर है तो ऐसा कैसे हुआ? 60 के दशक में मतलब ये कहने का मतलब है कि कहानियों में संघर्षशीलता ज़्यादा आई, ये आपका मतलब है? जी हाँ, ये जिसमें कि हरयोग वगैरह कहानियाँ आई और एक कहानियों का पूरा संकलन छपने के लायक कहानी संग्रह जो है वो मेरे पास अभी बचा हुआ है, जो कि शीघ्र ही प्रकाशित होगा, जिसको कि बहुत से लोग अनेक प्रकाशक चाहते हैं, लेकिन मैं किसी को दे नहीं रहा हूँ। मैं खुद ही छाप करके किसी प्रकाशक को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वितरण के लिए दूंगा। तो वो मूड बदला तो वो भी दुखी और त्रस्त जनता के जीवन की ओर था और उनके संघर्षों के ऊपर था। जैसे बीच के लोग कहानी है, बीच के लोग कहानी छपी तो चारों तरफ वो बड़ा हल्ला हुआ और प्रगतिशील लोग जो हैं, कम्युनिस्ट लोग बड़े प्रसन्न हुए, भाई ये कहानी है, ये आई कहानी। हाँ, तो संपादकीय समीक्षा वहाँ लिखी उन्होंने चंद्रभूषण तिवारी ने उस पर, और सब लोगों ने कहा कि भाई ये बात है, इस तरह से लड़ाई दिखाई जाए, संघर्ष दिखाया जाए, तब जाकर के कहानी होती है। तो इस तरह से उस तरह की कुछ कहानियाँ आई बाद में, इस तरह की। बीच के लोग एक बिल्कुल अलग तरह की कहानी है और इसके जो वर्णन है, इसके जो पात्र हैं, वे पहले ही पात्रों से मेल नहीं खाते। तो ये कहानी किस रूप में लिखी गई, किस रूप में रूपायित हुई और किस रूप में लोगों ने इसको स्वीकार किया, इसके बारे में आप बताइए। सच्चाई अगर मैं आपको बताऊं, जो मतलब कोई छिपाने की बात नहीं है, कि जो दबाव थे चारों तरफ के हमारे ऊपर, और जो प्रगतिशील लेखक संघ में जिस तरह की बातें होती थी, उसको देखते देखते मेरी तबीयत जो है वो गई थी एकदम बिल्कुल। तो मैंने एक प्रकार के दबाव में वो कहानी लिखी थी जी। उस कहानी में जिस तरह से मेन पात्र जो है अपने ठाकुर साहब का खेत जो जोतता है, उसमें जब खेत जोतने लगा ज़बरदस्ती, तो इसी भाव को वो लोग लड़ने का भाव कहते हैं। ये संघर्ष को नहीं दिखाते हैं, तो मैंने दिखाने की कोशिश किया, इसीलिए वो लोग इतने ज़्यादा लड़ पड़े। और उसके बाद फिर कहानियों में यह तत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। हालांकि बीच बीच में ऐसी कहानियाँ आती नहीं, सहज और शुभ आया, इस तरह की कहानियाँ आई जो कि निबंध नुमा कहानियाँ थी। सहज और शुभ अगर आपने पढ़ा होगा। हाँ, पढ़ा है। हाँ, तो निबंध नुमा कहानी है, एकदम जैसे लगता है कि निबंध आप पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रेम तत्व है उसमें कहीं ना कहीं छिपा हुआ। इन दोनों का मिक्सचर मेरी कहानियों में था, जिसके कारण कि मेरी कभी कभी लोग निंदा करते थे और ज़्यादातर लोग मेरी तारीफ करते थे। लेकिन पुराने लोग जो थे मेरी कहानियों को बहुत पसंद करते थे, पुराने लेखक,
धीरे 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 पसंद करने लगे। जी जी। हाँ। आपने कहानी के विषयों में जो परिवर्तन किए, इन परिवर्तनों के बारे में निश्चित रूप से लोगों की प्रतिक्रिया हुई, जैसा कि आपने कहा है। तो कहानी की आलोचना में जहाँ आपने विचार किया है, वहाँ ये दबाव किस रूप में सामने आए हैं? ऐसा होता था कि गोष्ठियों में ये कहा जाता था कि भाई हमारा जो जन समुदाय है, वो जन समुदाय जब तक विरोध नहीं करेगा तब तक समाज ये बदलेगा कैसे? जी। असल में बात तो ये थी कि फ्यूडलिज्म को तोड़ना चाहते थे लोग, बदलना चाहते थे कि ये फ्यूडलिज्म बदले। ये जमींदार तालुकदार जितने हैं वो मतलब जमींदारी टूटे, तालुकदारियाँ टूटें, और जब तक जनता नहीं खड़ी होगी तब तक कैसे टूटेगी। और कांग्रेस ने स्टेप्स लिए, इसमें कोई संदेह नहीं। उन्होंने जमींदारी एबॉलिशन एक्ट जो है ख़त्म किया, और उसके बाद किसानों की दशा में सुधार भी आया थोड़ा, लेकिन बहुत थोड़ा, क्योंकि उसको इतना घाल मेल कर दिया लोगों ने कि जमींदारों ने ज़्यादातर ज़मीनें लागू होने के पहले ही बेच दी, और उससे पैसे खड़े करके उन्होंने कल कारखाने और ये सब चीज़ों में लगा दिए, और जैसे कि तैसे वो रिच बने रहे, और जितनी ज़मीन उनको रखनी थी उतनी ज़मीन अपने पास रख लिया। ज़्यादातर तालुकदारों ने, अवध के तालुकदारों ने कम से कम यही किया, और वो प्रथा बंद हो गई कि पता चलता था कि बुला करके और लगान न देने पर एक किसान जो है उलट करके और टांग बांध करके उसकी, और उसमें डंडा डाल करके वो बनाया गया है, धूप में डाल दिया गया है, दिन भर काम कराया जा रहा है, बेगारी कराई जा रही है। बेगारी का मतलब होता है कि बिना पैसा दिए दिन भर काम कराया जा रहा है। तो वो ये जो स्थिति थी वो धीरे 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 कम हो गई। इतना जरूर हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन फ्यूडलिज्म का जिस तरह अंत होना चाहिए था हमारे समाज में आज तक नहीं हुआ। आज तक हमारा समाज बदला नहीं है। क्योंकि आप बात सामाजिक सरोकारों की कर रहे हैं, इस संदर्भ में भूदान के बारे में कुछ कहिए, जो आपकी प्रसिद्ध कहानी है। भूदान का मतलब यह है कि उस समय हल्ला मचता था कि मतलब एक सरकार जो है कुछ ऐसी तरह से आगे बढ़ रही थी जिसको वो बिनोआ जी जो है मदद कर रहे थे, कि गांव में जाते थे जब तो वो चलते थे और लोगों के बीच में चलते थे, और लोग जो हैं वो कहते थे कि हम अमुक ज़मीन जो है, अमुक ज़मीन मैं आपको समर्पित करता हूँ। हाथ जोड़ते थे, पाँव छूते थे लोग, और लोग अक्सर उसी ज़मीन की तरफ इशारा करते थे, वही ज़मीन देते थे जो ज़मीन खेती के लायक नहीं होती थी। जी। जैसे कोई नाला है, जैसे कोई ऐसी ज़मीन है जो कागज़ में तो है लेकिन वास्तविक रूप से वो नदी में बह चुकी है, नदी किनारे की ज़मीन है, तो लोग उछल कर कहते थे कि ये 5 बीघा ज़मीन जो है मैं आपको देता हूँ, जो कि नदी काट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है ज़मीन। जी। और जो भ्रष्टाचार था वो उसी तरह का था, तो वो सब जो है उसमें दिखाया गया है भूदान में। जी जी। कि वास्तविक रूप से वो भूदान जो था भूदान नहीं था, दान लोग नहीं कर रहे थे, बल्कि लोगों को धोखा दे रहे थे। और जो ज़मीन जब किसानों को बांटी जाती थी तो पता चलता था कि ज़मीन तो है ही नहीं है जी, वहाँ तो नाला है, वो तो ज़मीन कट गई। पटवारी बताता था कि वो नदी ने काट दिया, किस तरह से।